75th एनिवर्सरी हमारी अगस्त की थीम है और इसमें सेलिब्रेट हम पाकिस्तान को इसलिए कर सके हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया है कि हम पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को, पाकिस्तान की आज़ादी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को और पाकिस्तान के प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कर सकें। उनमें चंद बड़े अहम नाम हैं और उनमें चंद एक बड़े अहम प्रोग्राम्स हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान को दुनिया में जाना जाता है और एक है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके हवाले से बड़ी बात होती है। उसमें बड़े अहम किरदार हैं। उन अहम किरदारों में जो सबसे एक और बड़ा ऐसा नाम कि जिस पर जो है हमने सोचा कि आज आपकी उनसे मुलाकात कराएं, वो हैं डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब। आप हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें अगर आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ और फिर ज़ाहिर है जो आपकी तालीमी मैदान में कामयाबियां हैं और जो आपने अपनी फील्ड में कामयाबियां हासिल की उनमें से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड लोगों को पता चले कि कैसे आपने इस मैदान में कदम रखा। फ़िज़िक्स का इंटरेस्ट तो बहुत पहले अराउज़ हो गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तकरीबन अख्ताम पर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम गिराए थे। तो मैं उस वक्त तो बच्चा था और मैंने उस वक्त अपने बुज़ुर्गों से सवाल किया कि ये इतनी ज़्यादा तबाही कैसे हो गई। तो मुझे बताया गया कि ये सब फ़िज़िक्स का कमाल है, ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन जो बम में से हुई है उसकी वजह से तबाही हुई है और उसकी वजह से चंद मिनटों में लाखों लोग जो हैं वो जान से गए हैं। तो मेरा बड़ा इश्तियाक था कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँ और पता करूँ कि ये कैसे इतनी ताकत फ़िज़िक्स में रिलीज़ हो गई। एक छोटा सा एटम उसमें जो नज़र भी नहीं आता उसमें से कहाँ से ताकत इतनी आ गई। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि फिर ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके साथ आपकी एसोसिएशन कैसे हुई, और चूँकि ज़ाहिर है ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होते थे और बहुत सारा काम ऐसा है कि जो कि इस डोमेन में पाकिस्तान ने पहले ज़ाहिर है किया भी नहीं था, तो उसके साथ जो आपकी एसोसिएशन रही उसके हवाले से प्लीज़ बताइए। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो जब स्कूल ख़त्म हुआ और कॉलेज में गए तो आपको पता है कि एफएससी के बाद बच्चे इंजीनियरिंग में चले जाते हैं या मेडिसिन में चले जाते हैं, मेडिकल लाइन ले लेते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने, मुझे फादर ने एडवाइस किया कि तुम फ़िज़िक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो और साइंटिस्ट बनो। तो यही एक रास्ता है पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए। और मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं फ़िज़िक्स करके एफएससी, और हालांकि मेरी पंजाब में बोर्ड में पोजीशन आई थी लेकिन मैं नहीं गया और मैंने बीएससी की, उसके बाद एमएससी फ़िज़िक्स किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और उसमें भी पोजीशन ली। तो उसके बाद फिर फ़िज़िक्स के बाद मैंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ज्वाइन की और वहाँ से मेरा प्रोफेशनल कैरियर का 1962 में आगाज़ हुआ। और यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी सेंटर था लाहौर में, वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद मैं पीएचडी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पे मैंने 3.5 साल में न्यूक्लियर फिज़िक्स में, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिज़िक्स में ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की और प्रोफेसर सर डी.एच. विल्किंसन के साथ काम किया। तो उसमें मुझे ये एक फ्लेयर पैदा हो गया कि हाथ से काम करें, और वो कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि हाथ से हम काम करें तो हम जो कुछ भी चाहें वो जो हमारे जहन में होता है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम काम कर सकते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं वापस वतन में आया और पाकिस्तान आके एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मैंने अपना कैरियर को परसू किया। ये बात दुरुस्त है कि जब 68 में एनपीटी साइन होनी शुरू हुई तो पाकिस्तान को भी कहा गया कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करे। तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी एटम बम तो नहीं बनाया था, लेकिन इंडिया ने की खबरें थी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा काम उसमें हो चुका है और वो एटम बम बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की क्योंकि ज़ाहिर है एनपीटी साइन करने का मतलब ये है कि आप एटम बम की टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम एक किस्म का रुक जाता है उसके बाद अगर आप ये ट्रीटी साइन कर लें। तो पाकिस्तान ने देखा कि अगर इंडिया ने एटम बम बना लिया तो पाकिस्तान एक डिसएडवांटेज में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी फैसला हुआ कि हमारी हुकूमत ने कहा कि हम भी एनपीटी साइन नहीं करेंगे। सही है। तो ये एसोसिएशन तो आपकी हो गई डेवलप, लेकिन उस वक्त जितनी भी टीम काम कर रही थी ज़ाहिर है सारे ही बड़े काबिल लोग थे और सब पर मुख्तलिफ अक़साम के प्रेशर जो थे वो डाले जा रहे होंगे आई एम श्योर। उस वक्त सारे साइंटिस्ट्स को जो भी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे बशमूल आपके
क्या लग रहा था कि कितना अरसे में ये डेवलप हो जाएगा और क्या सारी डेडलाइंस जो थी वो मीट करते गए आप लोग? हर किस्म से सारे मामलात अंडर कंट्रोल थे या दरमियान में कोई ऐसे चैलेंजेस भी दरपेश हुए कि जिससे आप लोगों को भी ये खदशा लाहक हो गया कि शायद खुदा ना खास्ता ये चीज़ कंप्लीट ना हो सके या इस गिवन टाइम में ना हो सके? ये भी स्टोरी होनी चाहिए हमारे नाजरीन के लिए। जब ये काम का आगाज़ हुआ तो 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और वो इस बात पे बिल्कुल फोकस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर कन्वेंशनल आर्मीज़ का मुवाजना किया जाए तो इंडिया की फ़ौज हमारे से तकरीबन 4 से 5 गुना बड़ी थी। तो एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर ही आप बराबरी हासिल कर सकते हैं डिफेंस के मैदान में। तो जब वो मीटिंग हुई, भुट्टो साहब ने एक मीटिंग की सारे पाकिस्तान के साइंटिस्ट की और इंजीनियर्स की और जो टॉप लीडर्स थे न्यूक्लियर फील्ड के, उसमें प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब भी थे और डॉक्टर उस्मानी साहब भी थे जो एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे, और फ्यूचर चेयरमैन डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान भी थे। तो सबको बुलाकर तो मीटिंग की मुल्तान में, और ये मई 1972 की बात है, और उसमें ये फ़ैसला हुआ। उन्होंने पूछा सवाल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने कि ये अगर हमने एटम बम बनाना हो तो क्या हम बना सकते हैं और किस अरसे में बना सकते हैं? तो बड़ी उनको एंथुसियास्टिक रिस्पांस मिली साइंटिस्ट से और इंजीनियर से, और सब ने कहा कि हम बना सकते हैं और बिल्कुल बना सकते हैं। किसी ने 5 साल कहे, किसी ने 4 साल कहे, किसी ने 6 साल कहे। तो इस तरह के तखमीना दिया गया जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सुनने के बाद फ़ैसला किया कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये लीडरशिप की लेवल तक ये बात रही, और फिर 1974 में जब इंडिया ने एटम बम एक्सप्लोड किया तो उस वक्त पाकिस्तान को फिर एक्टिवली कहा गया कि अब काम फ़ौरन शुरू किया जाए। हम ऐसे ही करते हैं, जब इंडिया कुछ करता है तो फिर हमें एकदम अर्जेंसी हमारे पे नाफिज हो जाती है कि अब हम फ़ौरन करें। बहरहाल तो 74 में भी ये काम शुरू हुआ, और आपको ये मैं बता दूं कि इस काम में बहुत सारे इक़दाम लेने पड़ते हैं। एक तो यूरेनियम ढूंढना पड़ता है, फिर यूरेनियम को प्योरीफाई करना पड़ता है, फिर यूरेनियम की एनरिचमेंट यानी कि वो अक्सर उसमें से वो मादा निकालना पड़ता है जो जैसे यूरेनियम 235 कहते हैं, जो सिर्फ 0.7% होता है यूरेनियम में। उसको सेपरेट करना पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने में सिर्फ वही काम आता है। तो वो सेपरेशन का टेक्नोलॉजी को मास्टर करना, उसके बाद साइट बनाना जहाँ पे ये बम टेस्ट किया जा सके सेफली, और ये खुले मैदान में टेस्ट ऐसा नहीं हो सकते, तापकारी फैल जाती है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाती हैं। तो ये सारा काम करना, और फिर इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। कैसे यूरेनियम को एनरिचमेंट करना है, कैसे उसकी सफाई करनी है, कैसे एटम बम को डिज़ाइन करना है, थ्योरेटिकल फिज़िक्स चाहिए आपको। एटम बम बनाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बड़ी टीम चाहिए जिसमें एक्सप्लोसिव्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होते हैं, उसमें फिजिसिस्ट होते हैं। तो ये बहुत वसी काम है, और ये काम का इसका आगाज़ 1974 में जब हुआ तो उसके बाद बस काम करते गए लोग और काम आगे बढ़ता गया। टेस्टिंग के लिए टनल्स बनती गई और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत पेशरफ्त होती गई। तो 1980 में मैं हाँ कह सकता हूँ कि हम इस पोजीशन में थे कि हमने एक एटम बम बना के और उसका कोल्ड टेस्ट कर लिया, और वो कामयाब हो गया कोल्ड टेस्ट। 1980 में नहीं 1983 में। तो 1983 में आप जब एटम का कोल्ड टेस्ट करते हैं एटॉमिक बॉम्ब का, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसके बीच में यूरेनियम 235 नहीं रखा, बल्कि जो नॉर्मल नेचुरल यूरेनियम है वो रख के टेस्ट किया है। लेकिन अगर उसमें से न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं तो वो बॉम्ब का डिज़ाइन कामयाब है। और अब उसको अगर आप रिप्लेस करते हैं 235 से, तो पूरा एटम बॉम्ब जिस तरह पूरी तापकारी और ताकत के साथ चलता है वैसे वो चल जाएगा, हॉट टेस्ट हो जाएगा। तो ये टेस्ट जो था ये इसने बड़ी हमें तक़वीत दी हमारे प्रोग्राम को, हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हमारा डिज़ाइन बहुत कामयाब है और बिल्कुल ठीक है, और अगर कल को हमें यूरेनियम 235 इसको रख देंगे तो ये एटम बम चल जाएगा। तो ये 1983 में ये मई में ये टेस्ट कामयाब हुआ था, और मेरी ही टीम ने, मुझे एक टीम थी टेस्ट टीम जिसका मैं सरबराह था, इसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी टीम ने ही बाद में चागी में भी जाके हॉट टेस्ट भी वहीं पे किए थे, एक्चुअल टेस्ट भी वहीं पे किए थे।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चैलेंज भी होता है और वो साइंटिस्ट्स ने, क्योंकि साइंस पढ़ी हुई होती है, बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर होती हैं, लेकिन जो हुक्मरान होते हैं या दीगर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के, उनको शायद वो बात उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ में नहीं आ रहा होता। तो कभी कोई ऐसा चैलेंज दरपेश हुआ आपको या आपकी टीम को जो उस वक्त इस चीज़ पर काम कर रहे थे कि आप कुछ समझा रहे हैं अगले को, जिसने कि ऑफिशियली उसको अप्रूव करना है या साइन करना है, और वो अगले शख्स को समझ नहीं आ रहा? कुछ इस किस्म का कभी मामला हुआ? देखें, मुझे ये आप बिल्कुल बात दुरुस्त कह रही हैं, सवाल दुरुस्त है। न्यूक्लियर प्रोग्राम में और मिसाइल प्रोग्राम में, दोनों प्रोग्राम मैंने लीड किए हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक, अभी तक चल रहे हैं माशाल्लाह। इसमें जो गवर्नमेंट से हमें फंडिंग लेनी होती है, गवर्नमेंट से सपोर्ट लेनी होती है, उसके लिए ये अच्छी बात है, खुशकिस्मती है साइंटिस्ट की कि इसमें साइंटिस्ट खुद जाके गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगते, उनको जाके गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं करना पड़ता। और ये सारा काम स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न करती है, जो एक अदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, जिसमें बेशतर हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग काम करते हैं, और वो ये प्रोग्राम को लेकर गवर्नमेंट तक जाते हैं, वहाँ उनको सारा कुछ समझाते हैं। उनकी जो पाकिस्तान के हैं फाइनेंस मिनिस्टर के लोग, फाइनेंस मिनिस्टर या ऐसे लोग जो जिनको पता होना चाहिए प्रोग्राम का, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ़ करते हैं और चीदा किसी की विज़िट भी करा देते हैं किसी फैसिलिटी पे। तो ये काम हुकूमत का है, और ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न सारा काम करती है, और साइंटिस्ट को नहीं। जब मैंने ये प्रोग्राम से मैं रिटायर हो गया और मुझे ये काम अपने टेक्निकल प्रोग्राम, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल प्रोग्राम थे, जो जिस तरह थारकोल का प्रोग्राम था, या जिस तरह ये अब जो नोट में हम कर रहे हैं, मादनियात का प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टील मिल के लिए स्टील की एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं। अब ये भी टेक्निकली बड़े पेचीदा प्रोग्राम्स हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स हैं। इनमें जाके फंडिंग हमें खुद लेनी पड़ती है, और गवर्नमेंट को जाके, पॉलिटिशियंस को जाके, ब्यूरोक्रेट्स को जाके समझाना पड़ता है अपने काम के बारे में, और उनको कन्विंस करना पड़ता है कि इसमें आप अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान आगे 10-15 साल में एक बहुत बेहतर हालात में होगा, आप उसको पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की हमेशा सोच ये होती है कि हमारी जो 4 साल का टर्नओवर है, 5 साल का टर्नओवर है, उसमें तो ये काम होने नहीं वाला, तो इसलिए उनकी दिलचस्पी उसमें नहीं होती। तो ये बहुत मुश्किल हमारे लिए होती है कि गवर्नमेंट को ये समझाया जाए कि कुछ प्रोग्राम्स नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स की तरह डील करना चाहिए, और गवर्नमेंट एक आए या दूसरे प्रोग्राम की सपोर्ट और पॉलिसी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, और उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, ताकि 2-3-4 गवर्नमेंट के टेन्योर के बाद ये प्रोग्राम कामयाब हो जाए। जिस तरह एटॉमिक और न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम है, उसमें तकरीबन 6-7 हुकूमतों ने उसमें अपना हिस्सा डाला। जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें 3-4 हुकूमतें, 5 हुकूमतों ने अपना हिस्सा डाला, और अभी भी डालते चले जा रहे हैं। तो ये इसी तरह ही ये नेशनल प्रोग्राम्स हैं, और इनको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट के बदलने के साथ स्लो डाउन इसको नहीं करना चाहिए। और सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसमें अपना लोहा मनवा कर, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली बनाकर फ़ायदा कितना हुआ है? कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमने अवर्ट की हैं, जो हमारी तरफ आ सकती थी और हमें नुकसान पहुंचा सकती थी? बड़ी वजाहत के साथ ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि 1999 में कारगिल में एक क्राइसिस हुआ, और वो इतना सीरियस क्राइसिस हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया एक हमारी वॉर स्टार्ट हो गई अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो वो नहीं हुई, लेकिन वो बड़ी सीरियस वॉर स्टार्ट हो गई, और उसमें सियाचिन में भी लड़ाई हुई, और कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर के बॉर्डर पे भी लड़ाई हुई। और उस वक्त अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो ये जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कन्वेंशनल पूरी वॉर में फ्लेयर अप कर सकती थी। ये सिनेरियो इसलिए अवॉइड हुआ कि पाकिस्तान के पास एक बैलेंस ऑफ पावर थी, जो 1998 के एटॉमिक टेस्ट के बाद इस्टेब्लिश हुई। इसी तरह से 2002-2003 में जिस वक्त इंडियन पार्लियामेंट पे कश्मीरी मुजाहिदीन ने या पता नहीं जिन लोगों ने भी अटैक किया, पार्लियामेंट के सेशन में थी, तो इंडिया को बहुत गुस्सा आया, और उस वक्त हुकूमत जो वक्त थी उन्होंने अपनी फ़ौज को हमारे बॉर्डर पे लाकर खड़ा कर दिया, और 8 महीने तक उनकी फ़ौज इंडिया की हमारे बॉर्डर पर कश्मीर से लेके और राजस्थान तक खड़ी रही, और हमारी फ़ौज इस तरफ से खड़ी रही, और वो एक दूसरे को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे देखते रहे। तो लेकिन जंग नहीं हुई। उस वक्त भी यही हुआ कि हमारे लीडरशिप ने इंडिया को साफ साफ बता दिया कि अगर आपका एक सोल्जर भी बॉर्डर क्रॉस करेगा
तो हम न्यूक्लियर वॉर आपके ऊपर लॉन्च कर देंगे। तो उस वक्त भी ये न्यूक्लियर वेपन्स ने बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर रखा और जंग अवॉइड हुई। फिर ये मत भूलिएगा कि 2008 में बॉम्बे पे एक होटल पे अटैक हुआ और उसमें भी बहुत सारे टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और वो अटैक हुआ और बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई, सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई और इंडिया को लगा कि हमारा टूरिज़्म इफेक्ट हुआ है और हमारी बिज़नेस इफेक्ट हुई और हमारी इकॉनमी इफेक्ट हुई और उनको बहुत गुस्सा आया और बहुत टेम्पर फ्लेयर किए और बहुत उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। उन्होंने अपना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व की और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने 60 डिवीज़न आर्मर्ड डिवीज़न फ़ौज बनाई और उन्होंने कहा इसके तहत हम पाकिस्तान में अटैक करके कन्वेंशनल अटैक करके पाकिस्तान के अंदर टेरिटरी ऑक्यूपाई करके पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करेंगे। ये सारा कुछ इंडिया ने किया और डिक्लेयर किया और वो 60 डिवीज़न फ़ौज बना भी दी। लेकिन क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान में दाखिल क्यों नहीं हो सका? उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान को पनिश करेंगे, नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने, हमारे डिफेंस प्लानर्स ने कहा कि ये जो इंडिया का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है इसका कोई जवाब हमें देना चाहिए और पाकिस्तान ने उसका टैक्टिकल वेपन्स बनाए जो छोटे छोटे मिसाइल्स हैं जो मल्टी बैरल लॉन्चर से लॉन्च हो सकते हैं, जिनके आगे मिनिएचर एटम बॉम्ब लगते हैं। और इससे उन्होंने कहा कि अगर आप आर्मर्ड अटैक करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हम उस आर्मर्ड डिवीजन्स के बीच में अपने न्यूक्लियर छोटे छोटे वेपन्स जो हैं ये लॉन्च कर दें और चंद मिनट के अंदर वो आर्मर्ड डिवीजन्स जो हैं वो नेस्त नमूद हो जाएंगी। तो ये इंडिया को वो डेमोन्स्ट्रेशन भी उसकी दिखा दी गई, दुनिया ने भी देख ली उसकी टेस्ट रेंज में, टेस्ट फायरिंग। तो वो दुनिया कन्विंस हो गई और बहुत हैरान भी हुए कि इतने मिनीचर एटम बम पाकिस्तान ने कैसे बना लिए। तो ये हमारी साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स जो हैं थ्रू आउट हमारी हिस्ट्री की आप देखते आ रहे हैं, नमूदार होती गई हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान मजबूती से खड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये दफ़ा जो है अल्लाह ताला इसको ऐसे मजबूत रखे और ये जो कमज़ोरी पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है या ख़ुद ब खुद आ रही है या लड़ाई झगड़े पावर स्ट्रगल की वजह से पॉलिटिकल सीन पे आ रही है, ये मत आए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। डॉक्टर समर मुबारकमंद हमारे साथ मौजूद थे।